फोर्स को जब हम कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये ऑलरेडी सीन, फोर्स को बहुत सारे कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला था इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया का सारा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, सिर्फ एक अलग फोर्स है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हम लोग देखे एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स। फिर हम लोग देखे बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। और आज चलो देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कशन। ठीक है, चलिए फोर्स का एक नया कैटेगरी, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है ना। अच्छा, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो पक्का वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स देते हैं। कांटेक्ट फोर्स, गुड इवनिंग। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो पक्का वो एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, नहीं। और अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है तब भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। जैसे कोई मैग्नेट कोई लोहे को खींच रहा है विदाउट टचिंग इट, तो उसको हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये पेन का कुछ वेट है, क्यों? क्योंकि अर्थ खींच रहा है, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आसानी से समझ में आता है। कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे? इफ ए बॉडी टचेस द एजेंट टचेस द ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्ट्स ए फोर्स, यू कॉल इट ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स में हम कहेंगे एजेंट टचेस the object and exerts a force। क्या कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर कोई फ्लोर के ऊपर स्लाइड कर रहा है, कुछ दूर जाके रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, कौन रोक देता है उसको? फ्रिक्शनल फोर्स। तो कांटेक्ट में आया कि नॉन कांटेक्ट में आया? कांटेक्ट फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जाम्पल में ले सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, कोई प्लास्टिक बॉल को पानी के अंदर डुबाया और पता चला छोड़ दिया तो वो बुप करके ऊपर आ गया, कौन ढकेल के लाया? पानी ढकेल के लाया, तो अपथ्रस्ट। वो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम इसको कहेंगे अपथ्रस्ट। में नहीं कहता हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि बॉन्ड फोर्स अपथ्रस्ट होता है। बॉन्ड फोर्स अपथ्रस्ट नहीं होता है, कुछ केसेस में अपथ्रस्ट होता है। कभी वो डाउनवर्ड भी पुश करता है चीजों को, समझ में आया? तो ठीक है, बॉन्ड फोर्स जब पढ़ेंगे तब देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, बॉन्ड फोर्स। और क्या देखना है? और मस्कुलर फोर्स। हाँ, इसको बिना टच किए तो आप खींच नहीं सकते। मस्कुलर फोर्स। एनी अदर फोर्स सोचो तो टेंशन इन ए थ्रेड, कोई चीज को नो। कैसे मैग्नेटिक फोर्स क्या कोई मैग्नेट किसी ब्लॉक को पकड़ के खींचता है? नहीं, वो तो नॉन कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट फोर्स की बात करें, टेंशन इन थ्रेड्स। हाँ बोलिए, और क्या? स्प्रिंग फोर्स। हाँ, स्प्रिंग फोर्स ये कांटेक्ट फोर्स। बढ़िया है। एयर रेजिस्टेंस इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स, नो? एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि हवा बिना टच की फोर्स दे सकता है क्या? हवा तो टच करके ही फोर्स दे रहा है। तो हम कहेंगे एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज आल्सो ए कांटेक्ट फोर्स। ध्यान रहे, एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज आल्सो ए कांटेक्ट फोर्स। नहीं, इनर्शिया फोर्स नहीं, इनर्शिया फोर्स नहीं। कब इनर्शिया फोर्स में नहीं बताया ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये सब चीजें देखिए। दूसरे में क्या देखेंगे हम लोग? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, the force that exists between two bodies not in contact,
कांटेक्ट में नहीं है वो भी उस फोर्स को ही हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। लेकिन ध्यान रहे, चाहे वो कांटेक्ट फोर्स हो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो, फॉर एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कांटेक्ट फोर्स का रिएक्शन में कांटेक्ट फोर्स मिलेगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स का रिएक्शन में नॉन कांटेक्ट फोर्स मिलेगा। तो ठीक है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स को एग्जांपल लेंगे तो क्या कहेंगे? सर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस, आपको समझ में आ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स, ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, यस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारा चीज आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स में। चलिए अभी हम पहले बारीकी से एक एक करके कांटेक्ट फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन कांटेक्ट फोर्स, उनका नेचर क्या है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये फोर्स, चलिए समझते हैं। Whenever two bodies are in contact, they exert equal and opposite forces on each other at point of contact in a direction perpendicular to their smooth surfaces. In a direction perpendicular to their smooth surfaces. समझ में आ गया? तो बात चल रहा है कि whenever two bodies are in contact, they exert grammatical error. They exert equal and opposite forces on each other at point of contact in a direction perpendicular to their smooth surfaces of contact. दो बॉडी जब भी आपस में कांटेक्ट में हैं, एट द कांटेक्ट पॉइंट वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, कांटेक्ट में है मतलब फोर्स वो लगाएंगे, और वो फोर्स कैसे लगाएंगे? ए और बी कांटेक्ट में, दे मस्ट बी टचिंग ईच अदर एट सम पॉइंट। तो उस पॉइंट में ए बी के ऊपर फोर्स देगा, बी ए के ऊपर फोर्स देगा। ए बी के ऊपर जितना फोर्स देगा, बी ए के ऊपर उतना ही फोर्स देगा। ए बी के ऊपर जिस डायरेक्शन में देगा, बी ए के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में? तो ये जो फोर्सेस है, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। These forces are called normal forces. ये नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शंस, नॉर्मल वर्ड का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शंस। यहाँ पर मैं जबरदस्ती एक टर्म यहाँ पर जबरदस्ती डाल दिया हूँ, वो टर्म हुआ स्मूथ। अगर सरफेस स्मूथ है तभी फोर्सेस नॉर्मल रहेंगे, स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन है तो कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। खैर अभी उसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। अच्छा, तो हुआ यूं कि यहाँ पे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के बारे में देखें। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि सपोजिंग यहाँ पर कोई एक स्फीयर रखा है, यहाँ पे कोई एक स्फीयर रखा है, और कहाँ पे रखा है? इट इज केप्ड बिटवीन टू सरफेसेस। एक रखा है ऐसा सरफेस, कोई वाल है, ये लीजिए वाल, ठीक है,
हियर इज ए वॉल एंड दूसरा है एन इंक्लाइंड प्लेन। एक वॉल और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में ये स्फीयर फंसा हुआ है। हाँ दिख रहा है, clearly see that this is trapped between a wall and an inclined plane, and say this angle is theta. What you observe? You observe this sphere is in contact with the wall at this point as well as at this point with the inclined plane. At this point of contact, ये स्फीयर ने क्या करेगा, ये जो स्फीयर है ये एट दिस पॉइंट वॉल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऐसे, और जितना फोर्स लगाएगा वॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऐसे, उतना ही फोर्स। समझ में आ रहा है? अगर ये लगाया इसके ऊपर 10 न्यूटन तो ये भी उसके ऊपर लगाएगा 10 न्यूटन। नहीं तो अगर हम कहेंगे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है F1 तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी F1 होगा। एट दिस पॉइंट ये स्फीयर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स लगाएगा इंक्लाइंड प्लेन भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इंक्लाइंड प्लेन भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, है ना। ये अगर लगाएगा फोर्स F2 तो ये लगाएगा F2, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। नोटिस करें कि जो फोर्सेस है दे आर नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू दिस सरफेसेस, स्मूथ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। अगर ये जो सरफेसेस है ये स्मूथ है तो फोर्स नॉर्मल रहेगा, अगर स्मूथ नहीं है तो फोर्स नॉर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो एक दिमाग में आ रहा होगा सर स्मूथनेस के साथ क्या है बहुत कुछ, आप भी फील कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। सोचो कि ये बॉल अभी रेस्ट में है कि नहीं, दिस स्फीयर यू सी, ये जो स्फीयर को आप देख रहे हो दैट स्फीयर इज ऑब्वियसली एट रेस्ट, ये स्फीयर अभी रेस्ट में है, रेस्ट में। सोचो मैं ये जो टेबल है, ये जो हमारा क्या है बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं पुश करना चाहता हूं बाय ये फोर्स। आप देखें कि मैं बोर्ड को पुश कर रहा हूं और मैं रेस्ट में हूं, तो सोच के बताओ तो मैं कैसे पुश कर रहा होगा, ऐसे पुश करूंगा कि ऐसे पुश करूंगा? क्योंकि मैं ऐसे पुश करूंगा तो मैं रह पाऊंगा क्या, ये तो फिसल जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं इसको टेढ़ा ऐसे पुश करता हूं तो क्या पुश करके मैं अपने आप को रोक पाऊंगा, पुश किया तो फिसल जाएगा क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। लेकिन अगर मैं ऐसे पुश किया तो चला जाएगा, रहेगा, आई कैन रिमेन एट रेस्ट। मतलब इसको पुश करने के साथ साथ मैं रेस्ट में हूं तो कैसे पुश कर रहा हूँ, पक्का नॉर्मल टू दी सरफेस पुश कर रहा हूँ। अब ये इसको एक दूसरे को पुश कर रहे हो रेस्ट में, मतलब हाउ मच बी द फोर्स बिटवीन देम शुड बी नॉर्मल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन सोचो कि बहुत ज्यादा रफ होता तो क्या मैं इसे पुश कर सकता था? हाँ, नहीं फिसलेगा, ये भी हो सकता है कि नहीं। वेल तो पता चला कि अगर ये सरफेस स्मूथ है तो ये फोर्सेस जो है नॉर्मल टू दी सरफेस है। So these are the examples of normal reactions. ठीक है, क्या फायदा इसको जानने से? Let us सर हाँ सर एक रफ सरफेस के लिए डायग्राम बना सकते हैं? रफ सरफेस के लिए अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको फ्रिक्शन का फंडामेंटल नहीं दिए हैं हम। आप एक बार फ्रिक्शन समझोगे तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। मैं धीरे धीरे फ्रिक्शन क्या है बताऊंगा तब, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, F1 is the normal reaction, F1 is the normal reaction, F1 is the normal reaction at wall, F2 is the normal reaction at the incline। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? यस यस, ठीक है, ये बात ठीक है। क्या बता सकते हो ये दे रहा है F1, ये दे रहा है F1, क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? यस आर दे कैंसिलिंग आउट ईच अदर?
देखो तो ये स्पीयर वॉल के ऊपर दे रहा है 10 न्यूटन, तो ये दे रहा है 10 न्यूटन। क्या ये दो फोर्स में इधर से ढकेल रहा हूँ 10 न्यूटन में, ये दे रहा है 10 न्यूटन में, कैंसिल होगा क्या? यस सर। ओ कैंसिल नहीं होगा। थोड़ा सोचो, मैं देख रहा हूँ कि जो स्पीयर दे रहा है फोर्स किसके ऊपर? वॉल के ऊपर। वॉल दे रहा है फोर्स किसके ऊपर? स्पीयर के ऊपर। थोड़ा सा दोनों को अलग अलग करके सोचो तो इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है। विल these two forces cancel out? No. So they are not cancelling out each other. The forces are not cancelling out each other. Don't say कि the body is at rest because the forces cancel out each other. No, no, no. These forces are not cancelling out each other. समझ में आ क्या? तो क्या कहेंगे? The normal reactions are acting on different bodies. So they do not cancel out. They do not cancel out each other. तो हम लोग एक कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में देखें, ठीक है? चलिए दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में देखते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज टेंशन इन ए थ्रेड। ए थ्रेड, जब हम थ्रेड कहते हैं साथ साथ हम ये मीन करते हैं कि मासलेस थ्रेड, थ्रेड जिसका कोई मास नहीं है। रोप कह देंगे तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारा मास है, हैवी मास है, रस्सी का अपना और थ्रेड का कोई मास नहीं है, ऐसे मान के चलेंगे। कोई थ्रेड में जो टेंशन है, क्या कहते हैं आप? टेंशन इज ए फोर्स और वर्क और एनर्जी। व्हाट यू कॉल इट? टेंशन। टेंशन इज व्हाट? फोर्स। फोर्स है तो वेक्टर है, किस कलर है? वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो उसका एक डायरेक्शन होगा। यस सर। मान लो कि एक रस्सी है, थ्रेड है, मैं दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहा हूँ, क्या मिड पॉइंट में टेंशन है? यस सर। है तो किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन। सर जिस तरफ ज्यादा फोर्स है। नहीं, देखा कितना सारा चीज तुम लोगों को सीखना है। टेंशन एक फोर्स है, फोर्स है तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किधर को है? चलो सोचते हैं, ठीक है? अच्छा पहले समझते हैं कि व्हाट इज टेंशन। टेंशन इज नॉट डिफाइंड एट ए पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? तो टेंशन इन ए थ्रेड at any point is defined as the force with which one section of thread is pulling the other section at that point. बड़ा टेढ़ा स्टेटमेंट है सर, हजम में नहीं हुआ, फिर से बताइए। एग्जाम्पल की थ्रू से समझाने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक थ्रेड है, एक कोई वाल है, वाल के साथ कोई एक थ्रेड लगा है। दिस इज व्हाट इज ए थ्रेड, ये होगी थ्रेड। इस थ्रेड को सपोज मैं पकड़ के खींच रहा हूँ विद सम फोर्स 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स में मैं खींच रहा हूँ। When I am pulling this thread with a force of 10 न्यूटन, क्या थ्रेड में टेंशन है? हाँ है। कितना है टेंशन यहाँ पे कोई पूछा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को, ये जो थ्रेड था इसको जो पॉइंट में हमें टेंशन पूछा गया है उसी पॉइंट में इसको काट देंगे। लेट अस कट इट फ्रॉम हियर। हमें पता करना है कि यहाँ पर क्या टेंशन है। आई कट इट इनटू 2 पार्ट्स। कट करने के बाद मैं देखूंगा कि ये वाला सेक्शन को ये वाला सेक्शन अभी खींच रहा होगा, है कि नहीं? ये हम खींच रहे हैं तो ये वाला सेक्शन भाग क्यों नहीं रहा है? दूसरा सेक्शन इसको पकड़ के रखा है,
है कि नहीं? अब ये वाला सेक्शन अगर इसको खींच रहा है तो ये भी इसको खींच रहा होगा, क्योंकि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. These pulling forces are called tension. Now go to the definition again. Tension in a thread at any point is defined as the force with which one section of thread is pulling the other section at that point. उसी पॉइंट में एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कितने जोर से खींच रहा है, उसी को कहते हैं टेंशन. क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ, अब कितना जोर से खींच रहा है क्या मतलब, चलो थोड़ा सोचते हैं. इसका मतलब जो आपको शुरू में मैं पूछा, ऐसे में खींच रहा हूं, बताओ टेंशन क्या है? टेंशन इज नॉट डिफाइंड एट ए पॉइंट, इट इज डिफाइंड एट ए सेक्शन. ये वाला सेक्शन के ऊपर, इधर को, ये वाला सेक्शन के ऊपर, इधर को नहीं. टेंशन किसी पॉइंट में डिफाइंड नहीं है. ये वाला सेक्शन के ऊपर टेंशन किधर को है, इधर को है. ये वाला सेक्शन के ऊपर इधर को है. नहीं, जैसे अभी मान लो हम दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींचना क्या है? फोर्स से बताओ, किस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, क्या मतलब? वो मेरे को उधर को खींच रहा है, मैं उसको इधर को खींच रहा हूं. नहीं, हम कहेंगे हम दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं. खींचना क्या है? फोर्स है. बताओ, जब हम दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ खींचना फोर्स? अबे खींचना फोर्स क्या बताएंगे? खींचना फोर्स ऐसे नहीं डिफाइन होता है. मैं उसको इधर को खींच रहा हूं, वो मुझे उधर को खींच रहा है कि नहीं? एग्जैक्टली दैट वे. तो टेंशन यहाँ पे कितना है? कोई एक थ्रेड का एक तरफ बंधा हुआ है, दूसरी तरफ को आप 10 न्यूटन में खींच रहे हो, तो यहाँ पर टेंशन बन रहा है. बताओ कितना टेंशन है? अब बताओ कितना टेंशन है अगर पूछेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इसको काटो, देखो कि ये सेक्शन को ये कितना जोर खींच रहा है, ये सेक्शन को ये कितना जोर खींच रहा है. और पहले से हमें मालूम है कि ये इसको जितना जोर खींचेगा कि उसको उतनी जोर खींचेगा. कौन सा लॉ था? थर्ड लॉ. फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. नाउ ये तो सर समझ में आया, लेकिन टेंशन का वैल्यू कितना है? और सबर करो. देखो तो जब मैं इसको 10 न्यूटन से खींच रहा था और इधर से बंधा हुआ था, क्या हमारा थ्रेड का ये वाला हिस्सा मूव कर रहा था? नहीं कर रहा था, ये रेस्ट में था. तो ये वाला हिस्सा मूव नहीं कर रहा है. मैं इधर को खींच रहा हूं 10 न्यूटन में और ये इसको इधर को खींच रहा है T में, और ये मूव नहीं कर रहा है. क्या मतलब है? T कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? मैं इधर को खींच रहा हूं 10 न्यूटन में और ये थ्रेड इसको खींच रहा है T में, और हम दोनों के बलबूते पर ये मूव नहीं कर रहा है. तो T कितना होना चाहिए? 10 न्यूटन. समझ में आ रहा है? सो इससे क्लियर हमें पता चल गया कि टेंशन इज 10 न्यूटन. आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू डेवलप द कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड थिंग्स एट रेस्ट. उसकी क्या हो रहा है, फोर्सेस, बैलेंस फोर्स का कांसेप्ट लाने की कोशिश करो. तुम लोग थोड़ा कोऑपरेट करना. लॉजिक समझ में आया? मैं आपको अभी केस बदल देता हूं. सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक थ्रेड है, ये है थ्रेड. अब मैं ये थ्रेड को पहला केस में एक तरफ बांध दिया था. नाउ आई एम नॉट बाइंडिंग इट टू वन साइड. मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये थ्रेड को मैं एक दूसरे की तरफ खींचने लगूंगा. इधर ये वाला एंड को मैं क्या कर रहा हूँ, पकड़ के इधर खींच रहा हूँ 10 न्यूटन में, और ये वाला एंड को पकड़ के इधर खींच रहा हूं 10 न्यूटन में. क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या थ्रेड में कुछ टेंशन है? इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस केस? हाँ, उसमें एक वाल लगा था, वाल में बंधा हुआ था, इधर एक तरफ खींच रहे थे, दोनों तरफ खींच रहे हैं. क्वेश्चन ये है कि बताओ टेंशन क्या है? व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट? क्या आप लोग गेस कर सकते हो व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट? 20 न्यूटन. कोई बोला 20 न्यूटन. एनी अदर आंसर? 0. कोई बोला 20 न्यूटन. तो क्यों मैं ये टॉपिक को पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम है मिसकंसेप्शंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं. कहां से? नॉन एप्रीहेंशन क्रिएट्स मिसएप्रीहेंशन. जब कोई चीज आपको मालूम नहीं है तो आप उल्टा पुल्टा सोच लेते हो. तो कोई बोला 20 न्यूटन, कोई बोला 0 न्यूटन. चलिए सोचते हैं. मैं क्या बोला? टेंशन कैसे पता करते हैं? हाउ डू यू डिफाइन? इट इज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन. है कि नहीं? मुझे यहाँ पे टेंशन चाहिए ना, तो मैं क्या करूं? पहले इसको काट के साफ करूं, और मैं अभी देखूं कि ये वाला सेक्शन को कितना जोर से खींच रहा है. खींच तो रहा है, कितने जोर से मालूम नहीं, कितना जोर से. और ये जितने जोर से ये खींच रहा होगा, ये भी उसको उतने जोर से खींच रहा होगा, और यही सारे खींचाव फोर्स को टेंशन कहते हैं. टेंशन इज अ फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन. जब मैं दोनों तरफ 10 न्यूटन फोर्स में खींच रहा था, क्या ये ऊपर वाला थ्रेड मूव कर रहा था? नहीं. तो इसका मतलब क्या ये मूव कर रहा है?
ये भी मूव नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं मूव कर रहा है? मैं इधर को दे रहा हूँ 10 न्यूटन, ये इधर को दे रहा है T, और ये मूव नहीं कर रहा है। क्या मतलब है भाई? T कितना है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। दोनों तरफ से दो। हाँ सर। अरे दोनों तरफ से तो था, उसी से तो किए। टेंशन क्या आ गया? 10 न्यूटन। तो चाहे एक तरफ से खींचो या दोनों तरफ से खींचो, टेंशन इज 10 न्यूटन ओनली। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? है? हाँ। अच्छा, टेंशन के बारे में आपको समझ में आया। तो अगर हम कोई थ्रेड को एक तरफ से खींचेंगे बाय टाइंग इट टू ए वॉल, रिजिड वॉल, टेंशन इज 10 न्यूटन। दोनों तरफ 10 न्यूटन देंगे, टेंशन होगा 10 न्यूटन। समझ में आया? लगे हाथ। दूसरा एग्जांपल बताओ। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक थ्रेड ऐसे पड़ा है, दिस इज व्हाट इज ए थ्रेड, और मास नहीं है इसका, मासलेस थ्रेड की बात करें हम लोग, ये फ्री है, कहीं नहीं बंधा है, और आप इधर पकड़ के खींचे 10 न्यूटन में, क्या कोई मेरे को गेस करके बताएगा व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? वो फ्री है। वो फ्री है, फ्री टू मूव। सोचो तो, कोई थ्रेड को ऐसे पकड़ के एक तरफ से खींचोगे जोर से तो टूटेगा? नहीं टूटेगा, मतलब कोई टेंशन बन नहीं। यस, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, टेंशन इज 0। लेकिन ऐसा तब होता है जब इसका कोई मास नहीं है। नहीं, अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ये 10 न्यूटन की जगह 100 न्यूटन होता तो टेंशन क्या होता? तब भी 0। 5 न्यूटन होता तभी टेंशन क्या होता? 0। कब है? बिकॉज दिस थ्रेड इज मासलेस। अगर ये मासलेस नहीं होता, कोई रस्सी होता, इसके पास कोई मास होता तो टेंशन बनता। मास नहीं है तो टेंशन नहीं। कितना होता वो तो डिपेंड करेगा कि कितना मास है और कौन सा पॉइंट में निकाल रहे। समझ में आ रहा? अब दूसरे केस में थोड़ा सोचो कि अगर हमारे पास कोई एक थ्रेड है जो ऐसा है, इसके ऊपर एक तरफ को फोर्स है 15 न्यूटन का, दूसरे तरफ को फोर्स है 10 न्यूटन का। हम बात कर रहे हैं मासलेस थ्रेड का। क्या कोई मेरा मदद करेगा? व्हाट विल बी द टेंशन इन द थ्रेड? सोचो, अब टेंशन क्या होगा? अब टेंशन क्या होगा? अब टेंशन क्या होगा आपको बताना है। अरे तुम तो हरदम वही करते हो, या तो ऐड करते हो या फिर सबट्रैक्ट कर देते हो। उसमें बोल रहे थे 0 या 20। कंसेप्ट पे जाओ। कोई बोला इधर 15 इधर 10 हुआ तो टेंशन हो गया 15 - 10 = 5। ओह, चलो सोचते अब डोंट। हाँ, यस सुचिस्मिता प्लीज। 15 न्यूटन, सॉरी। देखो, जो चीज आप लोग नहीं बोल पा रहे हो ना, बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाएंगे। हो सकता है कि जिनको जेई मिल भी गया, पूछो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंसेप्ट है। चलो समझते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये जो 10 न्यूटन है और ये 15 न्यूटन है, क्या ये 15 न्यूटन को मैं ऐसे समझ सकता हूँ? आई कैन अंडरस्टैंड दिस एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए 10 न्यूटन फोर्स एंड ए 5 न्यूटन फोर्स। कर सकता हूँ ना? अच्छा, अब ये तीनों फोर्स के चलते टेंशन की जरूरत है। ये वाला 10 मिलके क्या टेंशन बनाएंगे? क्या टेंशन बनाएंगे? ये 10 ये वाला केस देखो, क्या टेंशन था? 10। और अकेला 5 न्यूटन एक तरफ क्या टेंशन बनाता था? 0। मतलब टेंशन कितना हो जाएगा? ओनली 10। इन दोनों के लिए 10, इसके लिए कुछ नहीं। Are you getting? So whenever two unequal magnitude forces, पर ध्यान रहे कंडीशन अप्लाई। क्या? मासलेस थ्रेड। रस्सी होगा तो चीजें बदल जाएंगे। अगर रस्सी होगा ना, मिड पॉइंट में टेंशन होगा 10 + 15/2। अब कैसे होगा वो तो बाद की बात है, बहुत देर में पढ़ेंगे हम लोग। अभी वी आर गोइंग विथ फंडामेंटल्स, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे इसमें? ये बोल रहे थे कि अगर ये 15 है, ये 10 है, तो फोर्स हो गया 10 न्यूटन। मतलब जब भी दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स किसी एक बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं, ठीक है, तो टेंशन क्या होता है? टेंशन इज इक्वल टू द स्मॉलर फोर्स, ठीक है। तो whenever two unequal magnitude forces stretch a massless thread in opposite direction, the tension in the thread is always equal to the smaller force.
अब सोचो इधर था 15 न्यूटन, इधर था 10 न्यूटन, टेंशन हुआ 10 न्यूटन। समझ में आ रहा तो बताओ, इधर का फोर्स को मैं अगर 15 न्यूटन की जगह, इधर जो 15 न्यूटन था, इस 15 न्यूटन की जगह मान लो मैं क्या करता था, कितना 15 न्यूटन, मैं इसको 20 न्यूटन कर दूंगा, टेंशन कितना होगा, सेम 10 न्यूटन, दोनों में से जो छोटा है। 30 कर दूंगा तभी होगा 10। अच्छा ये 15 न्यूटन है, ये 10 है, ये 10 न्यूटन है, इसको 11 कर देंगे, टेंशन क्या होगा 11। इसको अगर 12 कर देंगे टेंशन होगा 12। इसको अगर 15 कर देंगे तो टेंशन होगा 15। अगर इसको 16 कर देंगे, भाई ये 15 कर देंगे तो दोनों 15 हो जाएगा, तो टेंशन क्या होगा 15 ही तो होगा। अगर इसको 16 न्यूटन कर देंगे तो टेंशन क्या होगा 15। मतलब दोनों में से जो छोटा फोर्स है वही होता है टेंशन। टेंशन के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो हमारा फॉर ए कंटिन्यूअस थ्रेड passing over smooth supports, passing over smooth supports, tension at every point is same। ये चीज याद रखना। अगर हम कहेंगे हमारे पास कोई एक थ्रेड है, ये कोई थ्रेड है, इस थ्रेड को आप पकड़ के खींच रहे हो, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह टेंशन आपको बराबर मिलेगा, टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट। नॉट ओनली दैट, सपोज यहाँ पे कोई एक स्मूथ पुली है जिसमें कोई फ्रिक्शन विक्शन है नहीं, और कोई थ्रेड यहाँ पर बंधा हुआ है, और पता चला यहाँ से एक थ्रेड गया, ऐसे गया, इधर से कोई एक ब्लॉक झूल रहा है, कोई एक ब्लॉक झूल रहा है, तो टेंशन एट ए एंड टेंशन एट बी विल बी सेम। समझ में आ रहा क्या, हर जगह टेंशन बराबर होगा। तीसरा हुआ, कभी कभार लगता है कि शायद ये गलत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, लगना और होने में काफी अंतर है। तो ये है आपका 2 kg के मास और ये है आपका 3 kg के मास, ये दोनों मास को ऐसे हम झुला के रखें, बताओ कहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा, ए पे कि बी पे, टेंशन दोनों जगह बराबर होगा। ये सारा केसेस में आप कहोगे टेंशन एट ए एंड टेंशन एट बी आर सेम, जो कि देखने से नहीं लगता है, देखने से नहीं लगता इधर वजनदार चीज है टेंशन ज्यादा होगा ऐसे लगता है, टेंशन इज सेम प्रोवाइडेड द थ्रेड मस्ट बी कंटिन्यूअस, नहीं, और शुड बी पासिंग ओवर ए स्मूथ सपोर्ट। ये पुली में कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। कंटिन्यूअस थ्रेड मतलब कंटिन्यूअस थ्रेड मतलब कहीं कटा नहीं होगा, सीधा होगा, एक ही थ्रेड होगा, ये और ये एक ही थ्रेड है, नहीं, ये भी मासलेस थ्रेड है। हाँ, थ्रेड का मतलब है मासलेस। मासिव रोप होगा तो थिंग्स विल चेंज, और पूरा का पूरा +2 में 99.99% केसेस में आपको मासलेस रोप या मासलेस थ्रेड के बारे में कहा जाएगा, उसमें रोप का कोई मास नहीं रहेगा। समझ में आया? तो टेंशन के बारे में ये जानकारी हुआ। तीसरा जो हम देखने वाले हैं, दो तो कॉन्टैक्ट फोर्स देखे, एक देखे टेंशन और एक नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा भी हम देखने वाले हैं एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फोर्स। चलिए देखते हैं अगला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम एक ही फोर्स देखने वाले हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक ही फोर्स देखने वाला है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आप जानते हो हर एक मास, हर एक अर्थ हर एक मास को अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ मतलब किधर को खींचता है? अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, मतलब किधर को? यस, ठीक है ना। तो पहला लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी
earth pulls all masses towards its center. अगर हम कहेंगे ये हो गई, अगर हम कहेंगे ये हो गया अर्थ, अब अर्थ के ऊपर यहाँ पर कोई अगर मास रखा है तो पता चला इसको ऐसे खींच रहा है, यहाँ पर रखा है तो ऐसे खींच रहा है, यहाँ पर रखा है तो ऐसे खींचा और इधर वालों को खींचा ही नहीं, हो गिर गया, ऐसा नहीं। अगर हम कहेंगे ये जो अर्थ है जिसके बारे में बात करें वो हर एक मास को, यहाँ पर कोई मास है तो इधर को खींचेगा, यहाँ पर कोई मास है इधर को खींचेगा, हर एक मास को इट पुल्स टुवर्ड्स सेंटर। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज पुल टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। कभी ये मत सोच लेना कि अर्थ की सरफेस में जो लोग खड़े हैं सो बहुत, मान लो कैसा है कि ये अर्थ है, पता चला यहाँ पे जो आदमी खड़ा है वो मान लो कि ऐसा खड़ा है और यहाँ पर जो है ऐसे पकड़ के झूल रहा है और इधर वाला ऐसा और इधर वाला पता चला ऐसा है ना। हर आदमी इसके ऊपर सीधे सीधे खड़े हैं क्योंकि दे आर ऑल बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर। पता लगी इसका हाथ छूटा तो कहाँ गिरेगा, गिरेगा कहाँ, है ना, ऐसा है। तो इट इज नॉट लाइक दिस, लोग हंसेंगे इसे बोलने से। तो एवरीथिंग इज पुल्ड टुवर्ड्स सेंटर। पॉइंट नंबर 2, point number 2, the gravitational force of earth on a body is called weight of the body. So किसी का वेट क्या होता है? मेरा वेट क्या है? मेरा वेट इज दैट फोर्स विथ विच अर्थ इज पुलिंग मी, है ना। तो अर्थ पे मेरा वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ इज पुलिंग मी। मून पे मेरा वेट, मून पे मेरा वेट इज द फोर्स विथ विच मून इज पुलिंग मी। सन पे मेरा वेट, अब सन पे जाएंगे नहीं, उड़ जाएंगे जल के, तो छोड़ो। मास पे जाएंगे तो मास पे मेरा वेट इज द फोर्स विथ विच मास इज पुलिंग मी। कहीं भी जाओ तो प्लैनेट आपको कितने जोर से खींच रहा है, दैट इज व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी ऑन दैट प्लैनेट और सैटेलाइट। अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, इसको अगर हम वेट कहेंगे, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? फॉर ए बॉडी ऑफ मास m, मास m, वेट on surface of earth। क्या आपको मालूम है कि for a body of mass m on surface of earth इसका वेट क्या होगा? The weight on the surface of earth क्या होगा? कोई बॉडी का मास m है, Sir, m into g. yes, it is m into g. G is called acceleration due to gravity। ध्यान रहे, इट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर कोई चीज को गिरा दो, कितना एक्सीलरेशन में गिरता है? 9.8। दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेयर क्लोज टू 8 Equator। क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। Sir, 10 meter per second square का होगा। 10 हम लोग ले लेते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आसान होता है बोल के, ठीक है। 10 तीन जगह होता है, एक होता है पोल में, दूसरा होता है जेईई एग्जाम में, तीसरा मेरे क्लास में। हर जगह 9.8 होता है, समझ में आया? हाँ, 10 कहीं नहीं होता है। तो जी changes with altitude, depth and latitude। अर्थ की सरफेस से ऊपर ऊपर जाएंगे, हाइट बढ़ेगा, जी बदल जाएगा, जी घटने लगेगा। अर्थ में गड्ढा करके अंदर जाएंगे, जैसे अंदर अंदर जाएंगे जी घटने लगेगा।
ठीक है, कैसे घटता है वो तो बात की बात है, लेकिन घटने लगेगा। और अगर लैटिट्यूड बदल देंगे, अब स्लोली यू आर गोइंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, तब भी जी बढ़ता है, जी बदलने लगता है। समझ में आ रहा? इसका मतलब जी इज नॉट ए कांस्टेंट। अर्थ से निकल के मून पे चले जाओ तो वहां पर जो उसका करेस्पॉन्डिंग जी होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस जी, है कि नहीं? तो जानने के लिए आप याद रख सकते हो कि जी ऑन मून इज 1/6 of G on Earth. yes roughly 1/6 of g on earth। so ये आप याद रख सकते हो कि g on moon is 1/6 of g on earth। Sir, Jupiter में 5 times. ठीक है, अर्थ पे जी जितना है मून पे उसका ज्यादा है। अब ये जी कौन डिसाइड करता है कितना होगा? Sir, उसका मास और उस मास और रेडियस, ठीक है, रेडियस एंड मास ऑफ द प्लैनेट डिसाइड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। खैर उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वेट ऑफ ए बॉडी आपको समझ में आ गया। अब बताओ, कोई बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, अर्थ से निकाल के मून पे ले जाएंगे, विल इट्स मास चेंज? नो सर, मास रिमेन सेम, वेट चेंज करेगा। वेट बदलता है। एज यू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर वेट विल चेंज। अच्छा, ये जो वेट है उसका यूनिट क्या होता है? फोर्स है तो न्यूटन होगा। वेट वेट हाँ सर, वेट इज ए फोर्स, फोर्स तो यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन उसको और दूसरे यूनिट में भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। सर केजीएफ। यस यस, जो तुम लोग जानते हो, थोड़ा मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगा। यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS यूनिट सिस्टम it is Newton। in CGS unit system सर एमकेएस का फॉर्मूला सॉरी फुल फॉर्म क्या था? is dyne। in gravitational units it is KGF or ground force। सर एसआई यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। नहीं सर, एसआई यूनिट सर वेट का क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन। तो बताओ, तो हम लोग कौन सा यूनिट को ज्यादा यूज करते हैं? न्यूटन और के नहीं, केजीएफ। आप जब बाजार में आलू खरीदने जाते हो क्या मांगते हो उसको? 2 न्यूटन आलू दो। जाके दुकान में 20 न्यूटन आलू मांग के देखो, फेंक के मारेगा आलू आपको। कहाँ से आप आ गए? नहीं, हमें 2 KGF आलू दो, और KGF भी मत बोलना, फेंक के मारेगा। KG बोलने से KGF होता है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रहे कि 1 KGF इज weight of 1 kg mass। 1 kg मास का वेट क्या होगा? 1 into g। जी का वैल्यू को रफली हम 10 लेते हैं और 9.8 लेंगे तो लिखेंगे 9.8 न्यूटन। समझ में आया क्या? 1 kgf इज 9.8 न्यूटन, और इसको हम 10 न्यूटन ले सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? हाउ मच डाइन? सर 10 to the power 5 10 to the power 5 टाइम 10 to the power 5 डाइन्स। कैसे हुआ? अब कैसे हुआ जानने के लिए और थोड़ा फॉर्मूला जानना था, क्योंकि आप लोगों को आता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर जाता हूँ, और मैं जरूरत पड़ेगा तो बताऊंगा जब मैं यूनिट बताऊंगा। कैसे ये फोर्स का यूनिट ये पड़ा, न्यूटन क्यों पड़ा, न्यूटन का मतलब क्या है, डाइन का मतलब क्या है, सब बताएंगे तब तो आएगा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स भी हमें समझ में आया। बस टोटल चीज में हम लोग अभी ये समझ में आया हमें कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स 2 किस्म का होता है। एक हुआ सर कांटेक्ट फोर्सेस 2 किस्म के होते हैं, एक हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा हुआ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ जो एक दूसरे को टच करके देते हैं। उसमें हम लोग 2 एग्जाम्पल लिए, एक हुआ नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा हुआ टेंशन। अगले क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे। और जो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ वो हुआ ग्रेविटी। ऐसे ढेर सारे हैं, हम लोग ग्रेविटी को लिए। अब असली चीज ये है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में रखा है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में रखा है, क्या मतलब है?
कोई बॉडी अगर रेस्ट में रखा है तो क्या मतलब है, क्या उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है, सारा या फिर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं सारे मिलके जीरो हो रहे हैं? तो कैसे हो सकता है ना? yes sir. कोई बॉडी के ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं आ रहा है तो वो रेस्ट में रह सकता है। कोई बॉडी के ऊपर 25 फोर्स आ रहे हैं और सारे मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो भी वो रेस्ट में रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. तो कोई बॉडी रेस्ट में है का क्या मतलब है? उसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं आ रहा है कि बहुत सारा फोर्स आ रहा है लेकिन सबका रिजल्टेंट जीरो है? सर इस फोर्स आ नहीं रहा है। नहीं, गलत है। अरे कोई भी बॉडी ले लो, कम से कम वेट तो रहेगा। यस सर. कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है, कैसे हो सकता है? पक्का उसके ऊपर फोर्सेस आ रहे होंगे, मतलब ढेर सारे फोर्सेस आ रहे होंगे और वो सारा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। सर स्पेस में तो नहीं आएगा अब हम अर्थ की बॉडी की बात करें, सर, स्पेस में कौन सा बॉडी बताओ जिसके ऊपर फोर्स नहीं आ रहा है? क्या अर्थ के ऊपर नहीं आ रहा है? सन के ऊपर नहीं आ रहा है? सर लेकिन अगर वॉइड में होगा तो नहीं आएगा. अरे तो कहाँ देखा है? क्या बेकार की चीजें ले रहा है? अर्थ के ऊपर फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सन सन, सन से आ रहा है ना. तो सन के ऊपर नहीं आ रहा है? सर सन के ऊपर कैसा है? हाँ? सन के ऊपर कहाँ से आ रहा है? अरे अगर सन अर्थ के ऊपर दे रहा है तो अर्थ सन के ऊपर नहीं दे रहा है? अच्छा हाँ सर. क्या बात है? सर लेकिन वॉइड में तो नहीं होगा. वॉइड में तो कुछ भी नहीं है. भॉइड क्या होता है? तुम अपने हिसाब से कुछ बना रखे हो, गलत सलत चीजों को निकालो, साफ करो, जगह खाली रखोगे तब हम कुछ भरेंगे। पहले से उल्टा पुल्टा सीख के रखोगे तो हम कैसे दूसरी चीज भरेंगे वहां पर? उसको पहले साफ करना होता है। स्पेस में वॉइड होता है. क्या भॉइड होता है? ऐसा वो गलत सलत चीजें छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अर्थ का फोर्स कहां तक है बताओ? यू नो अर्थ का फोर्स कहां तक चलेगा? अप टू इंफिनिटी। सन का फोर्स तो इंफिनिटी। हाँ, थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे बात करें, फोर्स तो आते ही रहता है। दिस फोर्स विल बी अप टू इंफिनिटी। ये पेन कहां तक किसी दूसरे बॉडी को खींचेगा? अप टू इंफिनिटी। जब वो फोर्स अप्रिशिएबल नहीं होता है बोलते हैं कोई फोर्स नहीं। अरे है नहीं, फोर्स है। सर लेकिन तो अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, मैं बोल रहा हूं तो मैं कोई बॉडी अगर रेस्ट में है इसका मतलब ये हुआ नहीं हुआ कि उसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं आ रहे। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो पक्का उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे होंगे और सारा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। कम से कम कितना फोर्स आ रहे होंगे कोई बताएगा? सर कोई बॉडी रेस्ट में भाई एक फोर्स में रेस्ट में रहेगा? कोई बॉडी है उसके ऊपर एक ही फोर्स आ रहा है, रेस्ट में रहेगा? सर दो. कम से कम दो आ रहे होंगे या फिर दो से ज्यादा आ रहे होंगे। समझ में आ रहा है? यही सब चीज तो मैं तुम्हारे अंदर से निकालना चाहता हूं कि सोचो तुम लोग, ठीक है? When a body is at rest, the net force means resultant force or sum of all forces, or it must be zero. When a body is at rest, at least two forces must be acting on it. At least two must be acting on it. और वो दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करें। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दो, अगर कम से कम कोई भी बॉडी ले लो, अगर रेस्ट में है तो कम से कम दो फोर्स आ रहे होंगे, दो से ज्यादा फोर्स भी हो सकते हैं। और वो फोर्स कितनी किस्म के होते हैं? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सोच के बताओ, ये बॉडी हमारा यहाँ पे देखो ध्यान से, सम पीपल आर नॉट फोकसिंग इन द क्लास। ये कोई एक स्पीयर है, ये दो सरफेस के बीच में ट्रैप है। ये जो स्पीयर है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो स्पीयर है, क्या ये स्पीयर अभी रेस्ट में है? हाँ है। क्या आप बता सकते हैं इसके ऊपर कितने तो फोर्स आ रहे हैं? सर तीन. फोर्स तो दो ही किस्म के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जहां जहां पर टच कर रहा होगा वहां पर फोर्स आ रहा होगा। ये यहाँ पे टच कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, ये भी एक फोर्स लगा रहा होगा। दो कॉन्टैक्ट पॉइंट में दो फोर्स प्लस एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन? वेट तो लगेगा ही लगेगा। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी a force here, a force here and weight. So total number of forces on sphere is
3, ये एग्जाम्पल के लिए मैं बताया है ना। तो ये रेस्ट में, क्या मैं ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. गहरी चीज है भाई, पढ़ के आओ ढंग से, अगले क्लासेस को हम लोग और भी बहुत आगे लेके जाएंगे, ठीक है। प्लीज कम प्रिपेयर, सारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझ के आओ, फिर अगले क्लास हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में जितने सारे चीज हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा एक वन लाइनर रिपीट कर देते हैं। फोर्स दो किस्म की होता है, नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर एजेंट ऑब्जेक्ट को छू के कोई फोर्स लगाया, मैं आपको एक थप्पड़ मारा, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। और कहते हैं ना वो फ्लाइंग किस देते हैं, वो क्या हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट? छोटे छोटे बच्चों को देते हैं ना, नाना लोग देते हैं, नानी लोग, मतलब छोटे छोटे बच्चों को देते ही नहीं देते, फिर वो आ जाता है, आ जाओ, बोला तो आ गया। इधर से मैं केला दिखाया, लड़का भागते हुए आया, कौन सा फोर्स खींचा उसको? तो ये फोर्स नहीं है, ये तो अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन दूसरा नहीं। हाँ, अच्छा, जो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो किस्म की कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात की। एक हुआ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नॉर्मल है। अरे नहीं, परपेंडिकुलर टू द स्मूथ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट, नहीं। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन, दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर बराबर नॉर्मल रिएक्शन देते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन देते हैं, फिर भी कैंसिल नहीं होते हैं। क्यों नहीं कैंसिल होते हैं? दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अच्छा, और नॉर्मल रिएक्शन देख लिए। और जो रिएक्शन फोर्सेस है वो नॉर्मल होने के लिए सरफेसेस को स्मूथ होना जरूरी है। फिर देखें हम लोग टेंशन। हाउ यू डिफाइन टेंशन एट ए पॉइंट इन ए थ्रेड? The force with which one section is pulling the other section at a point is called tension in a thread. अगर किसी एक थ्रेड को एक तरफ से बांध दिए, दूसरी तरफ 20 न्यूटन में खींचे, टेंशन क्या होगा? थ्रेड को इधर बांध दिए हैं और दूसरे हाथ से इसको 20 न्यूटन से खींच रहे हैं, टेंशन क्या होगा? 20 न्यूटन। अगर थ्रेड को दोनों तरफ से 20 न्यूटन में खींचेंगे तो एक तरफ 20, दूसरी तरफ 30 में खींचेंगे तो समझ में आ? यस यस यस। और क्या देखे हम लोग, इन ए कंटिन्यूअस थ्रेड पासिंग ओवर स्मूथ सपोर्ट्स, टेंशन हर जगह बराबर है ना। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, कब कहेंगे? जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, या फिर जो फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट जीरो है। कोई फोर्स नहीं है वाला जीरो है, देखा, सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा, तभी हम कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है। कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं उनका रिजल्टेंट जीरो है। कम से कम कितना फोर्स आ रहा होगा? दो, नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो, कोई एक बॉडी ले लिया गया जो रेस्ट में है, कितने फोर्स आ रहे हैं? ढूंढने का तरीका हो गया, कॉन्टैक्ट पॉइंट में जो फोर्स आ रहे हैं उनको गिनना है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो आ रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटी आ गया, तो देयर आर 3 फोर्सेस। मतलब अगर हम कहेंगे कि ये F1 is one force here, it's a vector, F2 is another force here, W is a vector here, तो आप कहोगे F1 वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस W वेक्टर is equal to 0। ये तीनों वेक्टर का सम मस्ट बी इक्वल टू 0, वेक्टर सम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।